Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 32nd lecture of this series of Indian Evidence Act. So in this lecture we would start with section 48, then 49. Now section 48, 49 basically they are 3-4 sections. एक 48 है, एक 49 है, एक section 13 है, एक 32 clause 4 है. अब ये वैसे तो बड़े इजी sections हैं. अब इसको हम एक एग्जाम्पल से वैसे ही देख लेते हैं. अब मान लो किसी गांव में या फिर कहीं किसी प्लेस पर किसी पब्लिक राइट या कस्टम का मैटर है, पब्लिक राइट या पब्लिक कस्टम का मैटर है और उसको प्रूव करना है. तो यू हैव टू प्रूव अ पब्लिक राइट और कस्टम एग्जिस्ट इन दैट विलेज और दैट प्लेस, एंड बी इज अपोजिंग दैट राइट, एंड ए इज क्लेमिंग दैट कस्टम और पब्लिक राइट एग्जिस्ट, and therefore all the villagers have that right, and therefore all the villagers they have that right. अब A ने सूट किया अगेंस्ट B, claiming the declaration of that public right. He had filed a suit against B, claiming a declaration of public right, claiming the declaration of that public right. उसके लिए सूट किया इन्हें. अब जरूरी नहीं है कि पब्लिक राइट ही हो, that could be a private custom also. It can be a public custom or it can be a custom belonging to a particular family also. मतलब कोई भी ऐसी बात जो कि लोगों के अधिकार से रिलेटेड है, लोगों के कस्टमरी राइट से रिलेटेड है, या फिर किसी एक परिवार की परंपरा से रिलेटेड है, कस्टम से रिलेटेड है, उसके लिए आप क्या एविडेंस प्रूव कर सकते हो. ना उसमें सेक्शन 13 इज देयर, 32 क्लॉज 4 इज देयर कि पहले कोई व्यक्ति जिंदा था who had the special means to know about that custom. There was a person alive who had the special means to know that custom, and in the lifetime he had made a statement that such and such custom exists. Now that person is dead. So can you prove that statement into the court? Yes. अब मान लो कोई गांव का पुराना मुखिया है, एल्डर पर्सन है, 80-90 ईयर ओल्ड का कोई वृद्ध व्यक्ति है. सो ऑब्वियसली ही इज लाइकली टू नो दैट व्हाट आर द कस्टम्स इन द विलेज. और सिमिलरली अगर आपको वही कस्टम प्रूव करना है, कोई 90 साल का गांव का बुजुर्ग है, देयर इज 90 ईयर ओल्ड पर्सन, अब ही कम्स टू द कोर्ट एंड गिव हिज ओपिनियन, दैट पर्सन कम्स टू द कोर्ट एंड गिव्स ओपिनियन दैट सच एंड सच कस्टम एग्जिस्टिंग इन दिस विलेज. अब वेयर द स्टेटमेंट ऑफ दैट पर्सन विल बी रेलिवेंट, सेक्शन 48. और वहीं अगर मर गया, नहीं आ पाया था 32 क्लॉज 4, और जिंदा है और कोर्ट में आकर बयान दे, देन इन सेक्शन 48 एंड 49 ऑल्सो. आई एम मेकिंग बैकग्राउंड ऑफ ऑल दीज सेक्शंस. उसी प्रकार से कोई घटना हुई थी पहले, देयर वॉज एन इंसिडेंट टुक प्लेस, और उस घटना के बाद यह डिसाइड किया गया था दैट पर्टिकुलर थिंग इज द मैटर ऑफ द कस्टम ऑफ दैट विलेज पीपल. उस घटना के बाद ये डिसाइड किया गया था दैट पर्टिकुलर थिंग इज अ मैटर ऑफ कस्टम फॉर दैट विलेज पीपल. सो दैट घटना, दैट इंसिडेंट, दैट इज नॉट रेलिवेंट इन सेक्शन 48-49 बिकॉज हेयर ओपिनियन इज रेलिवेंट, एंड दैट इज नॉट रेलिवेंट इन 32 क्लॉज 4 बिकॉज देयर द स्टेटमेंट ऑफ द पीपल इज रेलिवेंट. सो दिस इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 13. अब मान लो किसी गांव में पाउंड है, 3 पाउंड है. अब किसी एक पाउंड की बात करते हैं उस गांव के. अब जो गांव में तालाब होते हैं, तो काफ़ी तालाब तो ऐसे होते हैं जो गांव समाज की ज़मीन पर होते हैं, और काफ़ी तालाब उस टाइम बोरवेल वगैरह यूज़ नहीं करते थे, तो वो वाटर कंजर्व करने के लिए प्राइवेट पाउंड भी अपने प्राइवेट जगह पर कोई फैमिली बना लेती थी. जिनके पास एक्सेस ज़मीन थी अपनी, तो उसमें पाउंड भी बना लेते थे. तो उसी प्रकार से एक फैमिली है जिसने के दादा परदादा के टाइम से एक पाउंड बना हुआ है उसकी खुद की ज़मीन में. अब उनकी फैमिली का एक बच्चा नहाने जाता था उस पाउंड में. उस टाइम हैंडपम्प वगैरह नहीं होते थे. अब उस बच्चे ने देखा कि जो उसके फैमिली मेम्बर्स, अब निजी तालाब था हालांकि, बट उसके जो घर के परिवार के मेम्बर्स थे बड़े बूढ़े, वो कभी भी अन्य लोगों को भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते थे. वो उधर अगर नहाने आ रहे हैं, कपड़े धोने आ रहे हैं, अपने पशुओं को पानी पिलाने आ रहे हैं. उसी प्रकार से लेडीज़ का घाट अलग है उधर, जेंट्स का घाट अलग बना हुआ है. और मान लो एक तरफ मंदिर है, उधर आफ्टर टेकिंग बात उधर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं लोग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब उधर कभी ऐसे इस प्रकार का डिस्प्यूट नहीं हुआ वाइल टेकिंग द बाथ इनटू द पॉन्ड रिगार्डिंग द राइट ऑफ
द पीपल टू टेकिंग बाथ इनटू द पॉन्ड, इस तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ. बट देयर इज वन डिस्प्यूट was always there, that people should not wash their clothes and bathe their animals because people themselves taking bath into the pond. और पशुओं को भी पानी पिलाना है या फिर कपड़े धोने या फिर कुछ करना है तो they will take the water from the pond, from the bucket and use that. Now this pond has been used by all but only for the basic purposes or for the irrigation purposes. अगर बारिश नहीं होती है तो उस तालाब का पानी आप अपने खेतों में लगा सकते हो. That was allowed. So there are various incidents on that kind of dispute was happened. और उस फैमिली के जो बुजुर्ग थे like grandfather of a decided that they can take water, the people of village. But उसमें कपड़े धोना, एनिमल्स को नहलाओ, कपड़े धो बट उसमें से पानी निकाल कर बाहर ले जाकर अलग से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिशिंग राइट किसी के पास नहीं था. फिशिंग खाली एक ही फैमिली कर सकती है उस पॉन्ड में. सो इस प्रकार से कई डिस्प्यूट हुए थे अपॉन विच दैट ऑल रूल्स वर डिसाइडेड. अब सपोज टुडे इफ द क्वेश्चन अराइजेज, अब टुडे सपोज द डाउट अराइजेज रिगार्डिंग द फिशिंग राइट्स इन द पॉन्ड. अब सपोज टुडे, अब काफ़ी समय बाद 40-50 साल बाद ये बड़ा हो गया, अब इसके पिताजी मैनेज कर रहे हैं. पहले उसके जब छोटा था उसके दादाजी मैनेज करते थे, अब पिताजी मैनेज कर रहे हैं इस पॉन्ड को. अब टुडे सपोज समवन चैलेंजेस कि मेरा भी इसमें फिशिंग करने का अधिकार है. अब इन दैट केस अगर उनके पास पेपर्स नहीं है, अगर पेपर्स है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर पेपर नहीं है तो देन दोज इंसिडेंट्स वेयर इट वाज डिक्लेरेशन बिटवीन पीपल एट लार्ज that the fishing rights belongs to that particular family, then is it not relevant to prove that the right of a family for fishing, those incidents are relevant to prove the right of fishing? So these kind of incidents, these kind of facts falls under section 13. और 32 क्लाउज 4 में अगर जो व्यक्ति मर गया उसका स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट ही तो रेलिवेंट होगा. 48-49 में ओपिनियन रेलिवेंट होगा. तो जो दूसरे फैक्ट्स हैं, इंसिडेंट, घटनाएं पहले वाले, वो सब सेक्शन 13 में रेलिवेंट होगा. एंड ऑल दैट आर रिलेटेड समवेयर टू कस्टमरी राइट, मे बी इट ए पब्लिक एट लार्ज, मे बी इट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मे बी समटाइम इट टॉक्स अबाउट द customs of a family also. So in that context you will study from 48. When the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, when the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinions as to the existence of such custom or right of persons who would be likely to know of its existence if existed are relevant. अब यहाँ पर किसके ओपिनियन की बात कर रहा है? एनी थर्ड पर्सन, जैसे गांव के मुखिया जी, गांव के सरपंच, कोई एजेड पर्सन व्यक्ति है, एनी सच पर्सन हु इज लाइकली टू बी नो अबाउट दैट विलेज और एनी प्लेस. द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड कस्टम्स और राइट्स कॉमन टू एनी considerable class of persons. So in this section they are not talking about private practices, they are talking about the customs at large, customs of people at large. The right of villagers of a particular village to use the water of a particular well is a general right within the meaning of this section. तो इसमें इलिस्ट्रेशन में एक वेल के बारे में बात किया गया है जिसमें जनरल राइट है पब्लिक का. अब सपोज किसी व्यक्ति का घर है, तो गाँव में बड़े बड़े घर होते हैं, आंगन के अंदर एक वेल है उसके और एक आंगन के बाहर है एक वेल, बाउंड्री वॉल के मेन गेट के पास. अब उसके घर के अंदर जो बाउंड्री वॉल के अंदर है उसके आंगन में आकर अंदर से पानी कोई अगर लेता है, सो देयर द ओनर कैन ऑब्स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज दैट इज बेसिकली बिल्ड फॉर द फैमिली मेंबर्स, द लेडीज ऑफ द फैमिली. तो उसने अपने परिवार के लिए बना रखा है फॉर देयर पर्सनल यूज. और जो दीवार के बाहर कुआं बनाया गया है, देन दैट वेल इज फॉर जनरल पर्पस, जनरल पीपल.
that is not for that particular family. Maybe that family made that well also, but for charity purpose or maybe by the government help. But the purpose was that it is for entire village. अब कल को अगर dispute हो जाए that whether this well is made for everyone or only for that family, बाहर वाला well, then there the opinion of any third person in the village, any person who is the elderly person, his opinion, he can come to the court and give the opinion that बाहर वाला well is for all and the well inside the house is for their family purpose, personal use. So in this any person, जो कोई भी व्यक्ति जिसको आपको लगता है कि जिसको उसको पता होगा, then that is relevant. Now section 49. When the court has to form an opinion, when the court has to form an opinion as to the usages and tenets of any body for of man or family. अब यहाँ पे थोड़ा नैरोअर हो गया है. बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, ये जनरल यूसेज जनरल कस्टम नहीं है. ये एक लिमिटेड यूसेज और लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल के यूसेज और प्रैक्टिस की बात कर रही. ये जनरल यूसेज और जनरल प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे. सो व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द यूसेज एंड tenets of any body of man or family, the constitution and government of any religious, the constitution and government of any religious or charitable foundation, or the meaning of words or terms used in particular districts or by particular classes of people, the opinions of persons having special means of knowledge thereon are relevant facts. अब मान लो किसी एक परिवार के कस्टम्स के बारे में जानना है, परिवार की प्रैक्टिसेस के बारे में जानना है, या फिर कोई एक रिलीजियस या चैरिटेबल फाउंडेशन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, डॉक्यूमेंट, उसके बारे में जानना है, या फिर उसके फंक्शनिंग के बारे में जानना है, या फिर कोई एक वर्ड है जो यूज किया गया था कहीं पर एंड दैट वर्ड हैज अ peculiar meaning in that local place or area. So the meaning you want to know, so you can always take the opinion of the person who were acquainted to those words, familiar or usual with that language or word. जो जैसे हरियाणवी लैंग्वेज है तो उसमें अगर टिपिकल हरियाणवी लैंग्वेज है उसके बारे में जाओ तो जो नॉर्मल पीपल है दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द टिपिकल वर्ड्स मीनिंग. उसी प्रकार से राजस्थान की, इसी प्रकार से मथुरा की ब्रज भाषा, तो उस एरिया के जो लोग होंगे उनको ही उस वर्ड की मीनिंग जो जिस संदर्भ में वो यूज करते हैं वो पता होता है. अब इसके बाद चलिए आप सेक्शन 32 क्लॉज 4 में. 32 क्लॉज 4. When the statement gives the opinion of any such person as to the existence of any public right or custom or matter of public or general interest, of the existence of which, if it existed, he would have been likely to be aware, and when such a statement was made before any controversy as to such right, custom or matter had arisen. मतलब उस कंट्रोवर्सी के अराइज होने से पहले आपने कोई अगर स्टेटमेंट दिया था और किसके बारे में, अबाउट द जनरल राइट, कस्टम, जनरल कस्टम, पब्लिक राइट या पब्लिक कस्टम, या फिर कोई मैटर ऑफ पब्लिक या जनरल इंटरेस्ट का, तो यहाँ पर प्राइवेट राइट की बात नहीं हो रही है. इट इज टॉकिंग अबाउट थिंग्स रिलेटेड टू पब्लिक एट लार्ज. अब इसमें इलिस्ट्रेशन आई देखिए. द क्वेश्चन इज वेदर a given road is a public way. The question is whether a given road is a public way. A statement by a deceased headman of the village that the road was public is a relevant fact. अब हेडमैन मतलब क्या, गांव का मुखिया. हेडमैन मतलब मुखिया, तो हेडमैन ऑफ द विलेज गांव का मुखिया. तो गांव के कोई सीनियर थे मुखिया जी, उन्होंने पहले कभी स्टेटमेंट दिया था कि ये सड़क पब्लिक पर्सन्स के लिए है, but now he is dead. So this statement made earlier, that statement made earlier, that can be proved into the court. So now he has the special means to know about the public road because he is the mukhya of the village. Plus he was elder also. So this person is aware of the fact. So that statement can be relevant under section 32 clause 4. Now take out section 13. Where the question is as to the existence of any right or custom, the following facts are relevant.
अब देखो ओपिनियन 48 49 में आप देख चुके, स्टेटमेंट 32 क्लॉज 4 में आप देख चुके। अब जो बच गया वो सब जाएगा सेक्शन 13 में। फैक्ट्स आर रेलिवेंट, दे आर सेइंग एनी ट्रांजैक्शन by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted, or denied, or which was inconsistent with its existence. अब they are saying any transaction. अब transaction क्या हो सकता है? It can be a घटना. It can be a घटना over a period of time. It can be a series of incidents. तो जैसे एग्जाम्पल बताया था तालाब का कि उसमें एनिमल्स वगैरह को बात कराना अलाउड नहीं है और बाकी कुछ काम का वो कपड़े धोना अलाउड नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन अराउज हो जाए कि उधर एनिमल्स वगैरह को नहलाना या फिर कपड़े धोना उसके अंदर अलाउड है कि नहीं, तो उधर पहले के ट्रांजैक्शंस को देखा जाएगा कि पहले भी ऐसा कोई कंट्रोवर्सी हुआ था, जैसे पहले कभी किसी ने एनिमल्स अपने नहलाई, उधर उसने मना कर दिया, फिर उन्होंने नहलाना बंद कर दिया, या कपड़े धोते थे उसके घाट पे बगल में तो मना कर दिया तो उन्होंने धोना बंद कर दिया। तो जैसे कोई पहले कोई घटना हुई थी और उसमें गांव वालों ने फैसला किया था कि क्योंकि लोग उसमें नहाते हैं तो उसमें भैंस नहलाना अलाउड नहीं है। सो दोज ट्रांजैक्शंस दैट दोज इंसिडेंट्स दैट मे हैव हैपेंड अर्लियर, उसका अब मान लो कभी पंचायत बैठी थी उस बात को लेकर और पंचायत ने फैसला किया था कि ये तालाब ही का है और इस तालाब में लोगों का नहाने का अधिकार है लेकिन जानवर को नहलाने का नहीं है, उसके लिए दूसरा तालाब है। सो दीज ट्रांजैक्शन दोज इंसिडेंट्स, हो सकता है किसी का झगड़ा हो गया हो उसके बाद फैसला हुआ हो। सो दोज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स दैट मे हैव हैपेंड, एक बार या कई बार, दे विल बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 13 एंड क्लॉज बी पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच द राइट्स और कस्टम्स वाज क्लेम्ड, recognized or exercised, or in which its exercise was disputed, asserted, or departed from. So those incidents where the rights were asserted by one party and the denied by the other, and then the incident of the solution of that problem, उसको कैसे solve किया गया था, so that entire thing will fall under this section and relevant under this section. Illustration देखो, the question is whether A has a right to a fishery. The question is whether A has a right to a fishery. A deed conferring the fishery on A's ancestors. मतलब कभी किसी ने गिफ्ट डीड या फिर सेल डीड whatever created in the favor of the ancestors of A regarding the fishery. अब obviously that is a relevant fact that creates the right of fishing to a family. देन उसके बाद और भी एग्जाम्पल्स हैं, अ डीड कन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंसिस्टर। अब दूसरा है अ मॉर्गेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर। अब ए के पास फिशिंग राइट नहीं था तो उसको मॉर्गेज कैसे कर सकते हैं? ए ने पहले किसी को फिशिंग राइट को मॉर्गेज किया था, मीन्स ए जो फैमिली है, ए की फैमिली है, उसके पास फिशिंग राइट होगा तभी तो उसने मॉर्गेज किया होगा। Then a subsequent grant of the fishery by A's father. A के फादर ने कभी किसी को ग्रांट किया था फिशरी राइट। So if A does not have the right to fishery, then how can he grant that right to someone else? And then irreconcilable with the mortgage, particular instances in which his father exercised the right or in which the exercise of the right was stopped by his neighbor are relevant facts. अब जैसे पहले कभी एक के फादर को फिशिंग राइट में उसके नेबर ने रोक दिया था, तो ये जितनी भी घटनाएं हैं पहले की, दे ऑल विल बी रेलिवेंट टू प्रूव टुडे दैट वेदर ए हैज द फिशिंग राइट इन द पॉन्ड और नॉट। अब इसको थोड़ा सा 32 क्लॉज 7 से रिलेट करना। आप डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन मेंशन्ड इन सेक्शन 13, मतलब जो सेक्शन 13 में ट्रांजैक्शंस हैं उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है। क्लॉज ए व्हेन द स्टेटमेंट इज कंटेन्ड इन एनी डीड, अगर कोई स्टेटमेंट डीड में, विल में और अदर डॉक्यूमेंट व्हिच रिलेट्स टू एनी सच ट्रांजैक्शन एज इज मेंशन्ड इन सेक्शन 13 क्लॉज ए, देन दैट आल्सो रेलिवेंट इन दिस clause of this section 32 clause 7. So that's it for this topic.
अब नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट, पहला पॉइंट है नार्को एनालिसिस एक्सेट्रा। फिर उसके बाद ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का रेलिवेंसी कहाँ पर होगा। फिर ये करने के बाद पोस्टमार्टम और इंक्वेस्ट इशूज डिस्कस करने हैं हमको। दैट व्हाट इज द रिलायबिलिटी ऑफ दिस टेस्ट, रिलायबिलिटी अपॉन एक्सपर्ट्स ओपिनियन। तो वो एक एक सेंटेंसेस के कुछ इशूज हैं, बट मेन ये हैं हमारे। नार्को एनालिसिस के लिए आप एक केस लिख लीजिए, केस का नाम लिखिए नार्को एनालिसिस में, सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 सुप्रीम कोर्ट। दिस केस इज रिलेटेड टू नार्को एनालिसिस, देन पॉलीग्राफ टेस्ट, देन ऑल्सो बीईपी टेस्ट। इसको बोलते हैं ब्रेन मैपिंग। नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ टेस्ट को बोलते हैं लाइट डिटेक्शन टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट इज लाइट डिटेक्शन टेस्ट। बीईपी इज ब्रेन मैपिंग टेस्ट। अब इन तीन टेस्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लीगैलिटी पे क्वेश्चन मार्क्स था। दैट आर दीज थ्री टेस्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। If these tests are taken against the wishes involuntarily, then it is unconstitutional. लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से करा रहे हो ये टेस्ट, then these tests are not unconstitutional. अब नार्को में we are not going into the scientific aspect that is not required into the law, but some basic points. नार्को एनालिसिस में the person is administered sodium pentothal, that is a chemical with a large quantity of water. इसमें खूब सारा पानी आपको पिलाया जाता है सोडियम पेंटाथॉल पिलाने के बाद। देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज दिस पर्सन आफ्टर सम टाइम, देन दिस पर्सन वेंट टू हिज सबकॉन्शियस स्टेज। सबकॉन्शियस मतलब जो चीज़ें हमें अभी नहीं पता है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एंड दैट पर्सन इज हाफ एस्लीप्ड। सो इफ़ यू आस्क हिम अ क्वेश्चन नॉर्मली ऑफ इट, तो आधा सोया होता है आधा जागा होता है, तो जो भी उसके सबकॉन्शियस में है उससे वो रिप्लाई करेगा। तो उसके पास जो चॉइस होता है ना कि मैं ये जवाब दूं ये जवाब ना दूं, दैट चॉइस इज नॉट देयर। क्योंकि अगर पूरे होश में रहेगा कोई व्यक्ति, उसको कुछ छुपाना है तो वो नहीं देगा जवाब। तो कोई पूरे होश में रहेगा तो वो छुपा सकता है, झूठ बोल सकता है, बिकॉज ही इज इन कॉन्शियस स्टेज। बट इफ ए पर्सन गोज इन हिज सबकॉन्शियस, देन हिज कैपेसिटी टू स्टॉप हिमसेल्फ इज लॉस्ट। And then if you whatever ask me, everything I will tell you as it was. जो सच है वही बताऊंगा, जो भी अंदर में है वो सब निकलेगा बाहर में। That is what is called narco analysis test. यहाँ पर the biggest point is that the freedom of choice, that if I want I will tell and if I don't want I will not tell, that choice is not there. Same thing is with the polygraph test. Polygraph test में what happen is they put some instrument upon your body. There is a machine that is light detection machine और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ईसीजी मशीन होता है उसी प्रकार से आपके हाथ पे, चेस्ट पे, और वो जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको मॉनिटर करेगा। मॉनिटर मतलब ऑब्जर्व करेगा। और फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जब भी आप झूठ बोलते हो whenever you tell lie, तो देखकर शायद ना पता पड़ पाए, लेकिन जो ब्लड प्रेशर है आपका वो थोड़ा सा शूट करता है। द ब्लड प्रेशर स्लाइटली शूट एंड दैट मशीन विल रिकॉर्ड इट। तब जो ब्लड प्रेशर का ग्राफ बनेगा, जैसे सच बोल रहे हो आप तो ग्राफ सीधा चल रहा है, और जैसे ही आपने झूठ बोला द ग्राफ विल गो अप एंड डाउन। सो दैट विल शो दैट ऑन दैट क्वेश्चन यू टेल अ लाई। वहाँ पे एग्जैक्ट तो नहीं पता पड़ पाएगा, लेकिन ये पता चल जाएगा दैट ऑन दैट पॉइंट यू आर टेलिंग समथिंग अनट्रू, यू आर स्पीकिंग समथिंग अनट्रू। अब नेक्स्ट इज बीएपी, ब्रेन मैपिंग। अब ब्रेन मैपिंग में दे पुट सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑन योर हेड एंड दोज इंस्ट्रूमेंट्स इट विल ऑब्जर्व दैट यू आर स्पीकिंग ट्रू और फॉल्स। तो वहाँ पर वो आपके सर पर लगाकर दे विल आस्क यू क्वेश्चन और दे विल प्रेजेंट सम काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ बिफोर यू, या कंप्यूटर पे या स्क्रीन पर कोई इंसिडेंट दिखाएगा, जैसे मेन घटना हुई है वही उसी को आपको दिखाएगा, और देखेंगे कि उससे माइंड आपका कितना फैमिलियर है। अगर आपका माइंड फैमिलियर नहीं है तो आपका माइंड एक्टिवेट नहीं होगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। और अब अगर आपका माइंड अनफैमिलियर है उससे, देन देयर इज सम चेंजेस इन योर माइंड एंड दैट विल बी रिकॉर्डेड।
So that shows that you were involved in that crime or not. Similarly, in polygraph test, you are speaking untrue fact or not. And narco analysis is the best as it will make you speak the true fact, which is there in your subconscious. Now the problem is, the question was in this case that is this test constitutional? Is this test constitutional? Is the test constitutional? तो in this court said, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप लिख लीजिए. फर्स्ट वन, आर्टिकल 21, that is the right to life and personal liberty, also includes the right to mental privacy. Mental privacy means that whatever there in my mind, I am free that not to reveal it. And tests like narco analysis are such tests which violates the mental privacy of the accused. Moreover, compelling a person to undergo such test without his willingness is cruel, inhuman and degrading. जब जैसे किसी को जबरदस्ती पेंटाथॉल पिलाओ और लेटा दो, फिर उसके बाद पेंटाथॉल पिलाने के बाद पानी पिलाओ खूब सारा और लेटा दो, उससे सवाल पूछो, एज इट इज डिग्रेडिंग, कि मैं चाहता नहीं हूँ फिर भी मेरे से जबरदस्ती कराया जा रहा है. और लिखो इसी में, एट द टाइम ऑफ सच टेस्ट द अक्यूज्ड लूजेज हिज फ्रीडम ऑफ चॉइस. मतलब आपके पास ये चॉइस नहीं रहता कि मैं किस सवाल का जवाब दूं या फिर मैं किस सवाल का जवाब ना दूं. Whereas the entire criminal jurisprudence is based upon the principles of natural justice and freedom of choice to answer or not to answer is a part of natural justice. Freedom of choice to answer or not to answer is a part of natural justice. Also, it is a violative of the concept of fair trial, as at the time of the examination, the accused does not have the scope of taking any legal advice. तो ये सब आर्टिकल 21 से रिलेटेड है कि जब आपको उन्होंने दवाई खिला दिया, लेटा दिया या बैठा दिया, और उसके बाद किस सवाल का जवाब देना है, नहीं देना है, एक्सेट्रा, और लीगल एडवाइस आप नहीं ले सकते बिकॉज यू आर इन योर सबकॉन्शियस स्टेज. प्लस दैट इज इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ऑल्सो, because a person who is conducting at whose test is conducting, he is having several things in his subconscious mind. I'm not talking about crime, but there are so many private things also. Those things he did not want to reveal anyone. And if you are giving permission to him, खास करके narco analysis, then he will be revealing, upon asking a question, he will revealing in answer those facts. हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट, ये एंड उस फैक्ट से रिलेटेड कोई ऐसा फैक्ट आ जाए दैट इज नॉट रिलेटेड, देन ही इज रिवीलिंग दैट ऑल्सो, क्योंकि कनेक्टेड फैक्ट है. सो मेकिंग ऑफ और रिवीलिंग फैक्ट्स विच ही नेवर वांटेड टू रिवील, फॉरगेट द क्रिमिनल वाला पार्ट, अदरवाइज ऑल्सो, सो दैट वे इज डिग्रेडिंग एंड दैट इज वेरी स्केरी. पता नहीं मुझसे वो क्या क्या पूछेगा और मैं क्या क्या जवाब दूंगा. दे मे आस्क सम private points, private moments of life which he did not want to share with anyone, but here you can expect from him to answer any questions. So in that ways also it is violating article 21. So that is the first point. Second point लिखिए. Now second point में write down section 53, 53A, 54 of the CRPC provide for medical examination of the accused, but none of these sections have mentioned narco analysis, etc. Even the principle of adjudicam generis will not include these tests in these sections. अब देखो, जब accused का medical examination होगा, उसके लिए you have got several sections in the CRPC, 53, 53A, 54, etc. And they are talking about blood test, DNA test, and they are talking about so many kind of tests. But nowhere they are talking about narco analysis, polygraph, etc. Our arguments can be, even if it is not written, it may be considered that the list
of them is not exhaustive, and therefore these tests can be applied to these sections. These test can be read impliedly in these sections. लेकिन impliedly read करने के लिए भी कुछ तो ऐसा कनेक्शन होना चाहिए. अब जितने भी टेस्ट उन्होंने लिखे हैं सब फिजिकल हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल, मेंटल कुछ भी नहीं है इनमें. डीएनए टेस्ट करो, ब्लड सैंपल्स लो, हेयर सैंपल लो, जितने भी ये टेस्ट्स हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी पार्ट्स. एंड दीज टेस्ट्स यू आर टॉकिंग अबाउट, दे आर ऑल मेंटल, माइंड से रिलेटेड हैं. तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारा, अगर एक लिस्ट है जो बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी वो भी उसी के जैसी होंगी. तो 53 में जो कुछ भी लिखा है, अगर उसमें आप नार्को एनालिसिस और कुछ भी ऐड करना चाहती हूँ 53 में, then they also have the common features of the test which are already written, but those tests are physical and this is mental. So there is no common element between them, and therefore the even the principle of agiostem generis, you cannot include these tests in these sections. तो इसमें एक सेंटेंस और लिख लीजिए, narco analysis etc are mental examination, whereas whatever written in these sections are physical examination, and therefore there is no common element between the two. Accordingly, even by the agiostem generis, these tests cannot be included in these sections. Now write down third point. It is also found to be violative of Article 20 Clause 3 of Constitution and 161 Clause 2 CRPC. Both these provisions are prohibitive of testimonial compulsion, that is, a person cannot be compelled to reveal a fact which goes against him and which he is not willing to reveal. तो कुछ ऐसी बात जो मेरे खिलाफ जाएगी और मैं बताना नहीं चाहता, उसके लिए आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कंपेल नहीं कर सकते. अब दैट इज prohibition against testimonial compulsion. I cannot be compelled to reveal something which I do not want to reveal. Article 20 Clause 3 is prohibiting that compulsion. 161 Clause 2 CRPC is also saying the same, that you are free to answer the question or not to answer the question which you do not want to answer. अब 20 Clause 3 और 161 Clause 2 CRPC prohibit कर रहे हैं. अब अगर आप नार्को एनालिसिस वगैरह करते हो, देन यू विल लूज द फ्रीडम ऑफ चॉइस. अगर झूठ भी बोल रहा है तो पॉलीग्राफ टेस्ट में आपको पता चल जाएगा. सो दैट वे यू सी दैट इन दीज टेस्ट ही इज नॉट हैविंग द फ्रीडम ऑफ चॉइस. जबकि 20 Clause 3 और 161 Clause 2 में यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस, दैट इफ यू वांट टू यू कैन टेल, एंड इफ यू डोंट वांट टू यू कैन नॉट कंपेल. अब आपको जबरदस्ती करके इन्होंने नार्को एनालिसिस करवाया. अब दे आर मेकिंग यू टू रिवील दैट एनीथिंग दे वांटेड यू टू रिवील, एंड प्लस एनीथिंग इफ यू डो नॉट वांट टू रिवील, दैट आल्सो दे टेकिंग आउट फ्रॉम यू. देन इज इट नॉट द लूजिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ चॉइस? इज इट नॉट कंपल्सन एंड वायलेशन ऑफ Article 20 Clause 3? Write down, narco analysis etc makes a person lose his freedom of choice, as he cannot withhold some facts as per his choice while he is undergoing the test. Therefore any compulsory conducting of these tests will be violative of Article 20 Clause 3, Article 21 of Indian Constitution, and also Section 161 Clause 2 of the CRPC. अब नेक्स्ट पैराग्राफ, इसको समराइज करके एक दो सेंटेंस में लिखवा रहा हूँ. इनवॉलेंटरी टेस्ट डैश करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल,
इनवॉलेंट्री टेस्ट मतलब अंडर कंपल्सन, वॉलेंट्री टेस्ट डैश कॉन्स्टिट्यूशनल, ये बताएगा टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। अब जो रिजल्ट आप ड्राइव करोगे, जो टेस्ट किया, नार्को वगैरह किया है, जो भी किया है, जो रिजल्ट ड्राइव करोगे वो रिजल्ट क्या एडमिसिबल होगा एविडेंस में? अगर इनवॉलेंट्री है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इनवॉलेंट्री में लिख लो फर्स्ट कि अगर टेस्ट इनवॉलेंट्री है देन डैश करके नो एविडेंसरी वैल्यू एट ऑल ऑफ दीज टेस्ट रिजल्ट, नो एविडेंसरी वैल्यू एट ऑल ऑफ दीज टेस्ट रिजल्ट्स। और अब अगर वॉलेंट्री टेस्ट हुआ है, अगर आपका वॉलेंट्री टेस्ट, उसमें भी देयर इज नो एविडेंसरी वैल्यू एट ऑल एक्सेप्टिंग वन, उसमें भी नो एविडेंसरी वैल्यू एक्सेप्ट ऑफ वन, इसमें नो एविडेंसरी वैल्यू एट ऑल है, इसमें नो एविडेंसरी वैल्यू एक्सेप्ट ऑफ वन। एंड व्हाट इज द एक्सेप्शन, इसको लिख लीजिए डैश लगाकर। अंडर सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, अंडर सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, the discovery statement will be relevant if the evidence was obtained during voluntary narco analysis test. So that's it for this topic and this lecture. Thank you for watching lecture.